हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 27 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप पीडीएफ पा सकते हैं वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से। तो शुरू करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के तमाम क्वेश्चन हैं। पहला है, चीन से सैन्य तनाव के बीच भारत ने लद्दाख के साथ साथ किन राज्यों से जुड़े एलएसी पर सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन से? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ओके, और इसके अलावा लद्दाख में तो है ही, वहाँ पर सैन्य उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो ये देखिए मेरे बगल में मैप भी देख रहे हो, तो ये सब जो लोकेशन है वो एलएसी है, तो वहाँ पर उपस्थिति, सैन्य उपस्थिति आर्मी की बढ़ा दी गई। क्यों? अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है और पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन होगा, लद्दाख में पैंगोंग लेक के बाद अब किस घाटी यानी किस वैली में इंडियन और चाइनीज आर्मी आमने सामने खड़ी है और भारी तनाव है। ये जो ऑप्शन है ये सब लद्दाख के ही वैलीज हैं। ओके, तो आंसर होगा गलवान वैली। ठीक है, देखिए इंडिया चाइना एलएसी पर कई लोकेशन पर, मल्टी लोकेशन पर टेंशन देखने को मिल रहा है पिछले 20 दिनों से, और अभी तक कोई समाधान साफ तौर पे नहीं दिखा है। पहले हम लोगों ने देखा कि नाकुला में सिक्किम के पास वहाँ देखने को मिला टेंशन, उसके बाद पैंगोंग झील पे देखने को मिला टेंशन, और अब गलवान वैली में भारी तनाव है। ओके, समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है, बल्कि दोनों देशों की सेना जो है उसकी गतिविधि काफ़ी बढ़ गई है। इधर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के साथ इमरजेंसी मीटिंग की, डिफेंस मिनिस्टर भी उसमें थे। ओके, कल ही मीटिंग हुई है। तो दूसरी ओर चाइनीज प्रेसिडेंट ने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और यहाँ तक कि युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। हालांकि इसमें इंडिया का जिक्र नहीं है, खासतौर पे इशारा अमेरिका को लेकर, क्योंकि अमेरिका से जो उनकी तनातनी हो रही है उसकी वजह से उन्होंने कहा है। इंडिया का नाम नहीं लिया है युद्ध के लिए तैयार होने के लिए, लेकिन फिर भी एक तरह से मैसेज है। ओके, तो अब गलवान वैली को देख लेते हैं, जहाँ पर फौज के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा है। ओके, तो पहले मेरे बगल में ये मैप देखिए। डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है ऊपर वाला। ओके, अक्साई चीन कहा जाता है, वो चाइना के कंट्रोल में है। ओके, अच्छा, इंडिया का क्लेम है, हमारा क्लेम है कि पूरा अक्साई चीन जो है वो लद्दाख का हिस्सा है और वो इंडिया का पूरा पार्ट है। ओके, लेकिन चाइना उसको यहाँ पूरा अक्साई चीन उसको कहता है कि वो मेरा है। ठीक है, अच्छा, 1962 की जंग तक येलो लाइन जो है ना, वहाँ तक उसका क्लेम था, लेकिन युद्ध के बाद धीरे धीरे वो रेड लाइन की ओर आगे बढ़ गया, जो रेड लाइन आप देख रहे हो। ओके, तो एलएसी यही माना जाता है, लेकिन दोनों के बीच में कोई निर्धारण नहीं है कि एग्जैक्ट कहीं पर बाउंड्री खींची हुई हो, ऐसा नहीं है। बस रेखा है और उसको वो कहते हैं कि यह नहीं मानेंगे हम, इंडिया कहता है हम नहीं मानेंगे, तो ये दिक्कत है। ठीक है, और इंडिया का ये कहना है कि चीन जो है वो एलएसी को क्रॉस करके अंदर आने की कोशिश कर रहा है। 3 किलोमीटर अंदर आ चुका है। और मैं बता दूं आपको, गलवान घाटी में, अपने इलाके में इंडिया जो है वो सड़कें बना रहा है, पुल बना रहा है, और चीन इसका विरोध कर रहा है। इंडिया तो बना रहा है अपने वहाँ जो पॉपुलेशन है छोटी मोटी थोड़ी सी, तो उनके लायक उनके पहुँचने के लिए, इसके अलावा स्ट्रैटेजिक महत्व से भी सड़कें और पुल बना रहा है। तो चीन इसका विरोध कर रहा है, उसी की वजह से ये फेस ऑफ दोनों सेनाओं के बीच में देखने को मिल रहा है। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गलवान घाटी में 1200 से 1500 सोल्जर्स जो हैं चाइना के तैनात हैं। ओके, अच्छा, इंडिया ने क्या किया है कि लेह स्थित जो 3 इन्फेंट्री डिवीजन है, एक डिवीजन में करीब 10 से 12 हज़ार जवान होते हैं, तो उनको ऑपरेशनल अलर्ट एरिया में भेज दिया है। उधर क्या हुआ, चीन ने भी, चाइनीज आर्मी जो है वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए 5000 सैनिकों को बॉर्डर की तरफ उन्होंने मूव किया है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट है। पीएलए को मूव किया, यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को। ओके, और दोनों तरफ से जो है टेंट लग चुके हैं, सैटेलाइट इमेज आ चुका है, और चीन के द्वारा हेवी ड्यूटी मशीनरी वहाँ पर लगाई जा रही है, बंकर भी बनाए जा रहे हैं, और जो हम एलएसी मानते हैं उसके अंदर, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि वो अंदर ये सब हो रहा है। और साथ ही अक्साई चीन में भी, जो अक्साई चीन में और अंदर में, वहाँ पर फाइटर प्लेन भी चीन ने तैनात कर दिए हैं, वो अपने जो फाइटर प्लेन है उसके। तो ये तनाव काफ़ी गंभीर वहाँ पर चल रहा है। ओके, अच्छा, कुछ दिन पहले पैंगोंग सो लेक जो है वहाँ पर और उसके किनारे भी जो फिंगर एरिया है,
इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में तनाव हुआ था, मारपीट हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। तो उसके बारे में मैंने 22 मई के करंट अफेयर्स में डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है या फिर से समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जरूर देखने ला, 22 मई का। ओके, तो पेंगोंग झील में अभी भी चीन जो है वो गश्त उसने बढ़ाई हुई है और उसके फिंगर एरिया में भी वहाँ पर तनातनी वहाँ भी चल रही है। ओके, तो जैसा पेंगोंग झील में हुआ था उससे ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है गलवान घाटी में। ओके, अच्छा, LAC में चीन के साथ जो लगने वाला जो बॉर्डर है उसके लगभग 23 इलाकों में विवाद होता रहता है अलग अलग वक्त पे। 2017 में हम लोगों ने देखा था कि डोकालाम में काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा था। तो लद्दाख में उनमें से 4 विवादित जगह है पर वहाँ पर तनाव होता रहता है और गलवान वैली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जगह है, वहाँ पर अभी तनाव है। देखिए इधर अब क्या हुआ है कि चीन ने अपने जो अखबार है चीन का ग्लोबल टाइम्स, माना जाता है कि चीन अगर कुछ कहना चाहता है अपरोक्ष रूप से तो ग्लोबल टाइम्स में छप जाता है, सरकारी अखबार। तो उसमें ये रिपोर्ट आई है, उसने पब्लिक किया है रिपोर्ट कि पूरा गलवान वैली उसका है, चाइना का है। ये चाइना ने दावा किया है और उसका इलाका है और इंडियन आर्मी उसके इलाके में ज़बरदस्ती रोड बना रही है, पुल बना रही है। मतलब इंडियन आर्मी ने कब्जा किया हुआ है उसके अनुसार, चाइना के अनुसार। ओके, चाइना ये दावा कर रहा है। तो ऐसे में आप देख लीजिए कि डोकालाम के बाद 2017 के बाद इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में ये सबसे बड़ा फेस ऑफ और ये टेंशन देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो अभी तनाव चल रहा है उसका। ओके, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। कुछ और समझना हो तो 22 मई का करंट अफेयर्स जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए पहली बार इंडियन आर्मी से किस महिला ऑफिसर को चुना गया? इसका आंसर होगा सुमन गवनी। इंडियन आर्मी में वो ऑफिसर और महिला शांति दूत है सुमन गवनी, और वो पहली ऐसी महिला शांति रक्षक हैं जिन्हें ये अवार्ड मिल रहा है। ओके, वो यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थे और हाल ही में उन्होंने अपना पूरा मिशन जो है वो पूरा किया है। और उनके साथ साथ ब्राज़ील के सैन्य कमांडर हैं करला मोंटेइरो डे कास्त्रो, तो उनको भी इस अवार्ड के लिए चुना गया है। और ये दूसरा साल है जब ब्राज़ील के किसी सैन्य अधिकारी को शांति दूत का अवार्ड मिल रहा है, लेकिन इंडिया को ये पहली बार मिल रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अच्छा, दोनों को 29 मई को सम्मान दिया जाएगा। 29 मई को यूएन महासचिव जो है सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, वो दोनों को ये पावरफुल रोल मॉडल के रूप में ये सम्मान देंगे। ओके, 29 मई को क्यों? क्योंकि उस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ओके, तो ऑनलाइन एक प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा वर्चुअल, और उसमें सम्मान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि जनवरी टू अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है, आपके एग्जामिनेशन में काम आ सकता है, नोट्स के साथ है। और 2019 का भी है टोटल करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और हिंदी में उसका बुक भी है अमेजोन पर, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेना, डिटेल वहाँ पर है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार भारत किस देश में क्रूड ऑयल का रिजर्व स्टोर करने की संभावना तलाश रहा है? आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, देखिए क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफ़ी क्रैश हो चुका है, लेकिन भारत इसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं उठा सका। मतलब बहुत नीचे चला गया था और अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। ओके, तो अप्रैल 2020 में ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस था वो $25 से भी नीचे चला गया था। एक बार तो ऐसा समय आया जब WTI क्रूड जो कि अमेरिका का है उसका प्राइस नेगेटिव में चला गया, माइनस में चला गया था। तो अभी मई 2020 में इस वक्त ऑयल जो है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, ऑयल प्राइस रिकवर कर रहा है, लेकिन अभी ये $30 पर बैरल के ऊपर है। ओके, अभी मौका है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब तमाम दुनिया के देशों से लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और आर्थिक गतिविधियां चलेंगी, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को रोका नहीं जा सकता है बहुत दिनों तक कोविड-19 की वजह से। ओके, तमाम देश, भारत भी धीरे धीरे अपनी तैयारी कर रहा है कि लॉकडाउन को खोलें, और इसी तरह से तमाम देश और चाह रहे हैं कि लॉकडाउन खोलें। और ऐसे वक्त में धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुलेगा तो डिमांड बढ़ेगी तमाम देशों में और फिर ऑयल प्राइस और बढ़ जाएगा। तो अभी 30-35 के आसपास, डॉलर के आसपास ये प्राइस चल रहा है, और ऐसे में अगर बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया खरीद लेता है, पेट्रोलियम रिजर्व कर लेता है, तो उसको $30 बिलियन बच जाएंगे।
ओके, अगर $50 भी चला जाता है रेट, तो भारत को करीब $22 बिलियन की बचत होगी। दरअसल इंडिया जो है वो इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं उठा पा रहा है। इंडिया के पास पैसा भी है क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, सरकार भी ये चाहती है क्रूड ऑयल खरीदने, ओके, लेकिन तेल को स्टोर करने की अब जगह नहीं बची है। जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता है उसकी कैपेसिटी अभी फुल हो चुकी है, ओके। और आपको बता दूं आंकड़े के अनुसार, मेरे बगल में जो आप देख रहे हो उसके अनुसार इंडिया केवल 39 मिलियन बैरल ही स्टोर कर सकता है, ओके, 3 करोड़ 90 लाख बैरल क्रूड ऑयल, ओके। लेकिन अगर बाकी कंट्री की बात करें जो बेहतर कंट्री है, तो यूएसए जो है वो 730 मिलियन बैरल तेल जो है वो रिजर्व कर सकता है। चाइना 550 मिलियन बैरल रिजर्व कर सकता है। जापान का भी इसी के आसपास आंकड़ा है 528 मिलियन बैरल, ओके। और साउथ कोरिया 214 मिलियन बैरल जो है ऑयल स्टोर कर सकता है। तो ऐसे में क्या हुआ है कि इंडिया की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है और अभी तक तमाम जो भी सरकारें रहीं उसने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कुछ स्टॉक बनाए गए और तो अब ज़रूरत पड़ गई। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सस्ते में क्रूड ऑयल खरीद कर स्टोर कर लेना, ताकि बाद में जब महंगा होगा तो हम इसका यूज़ कर सकें, या इसलिए भी कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है या कोई ऐसी स्थिति आती है, युद्ध हो जाता है, तो उस वक्त हमारे पास तेल रिजर्व रहे, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है, ओके। अच्छा, क्रूड ऑयल को सेफ तौर पर स्टोर करने की गाइडलाइन होती है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी हम स्टोर कर लिए, ओके, तो उसकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी जब क्रूड ऑयल के दाम जो है वो गिरा हुआ है और हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी भी कम है, तो ऐसे में इंडिया तलाश रहा है कि कहाँ पर क्रूड ऑयल खरीद के वहाँ रख दिया जाए। तो अमेरिका की ओर एक नज़र देखी जा रही है, वहाँ संभावना तलाशी जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में यूएस से डील की है, अमेरिका से, कि वहाँ पर ऑयल स्टोरेज करेगा, ओके, उसके बदले में एक चार्ज भी देगा। तो ये एक इंडिया की कोशिश है, अभी बातचीत चल रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना के कमांडरों की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस कब है? आंसर होगा 27 से 29 मई, ओके। देखिए, लद्दाख में भारत और चीन के बीच में जो लगातार तनाव है, इस बीच में दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हालांकि कॉन्फ्रेंस जो है वो पहले से तय थी और इस बार कॉन्फ्रेंस 2 हिस्से में की जाएगी, ओके। पहला हिस्सा जो है आज से शुरू हो चुका है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो होगा वो जून के आखिरी हफ्ते में होगा, मतलब साल में 2 बार ये होता है। तो अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो चाइना के साथ तनातनी बढ़ गई है, तो ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है, ये जो मीटिंग हो रही है कमांडर्स की, वो, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतवंशी वैज्ञानिक को अवार्ड मिला है? आंसर होगा राजीव जोशी, ओके। भारतवंशी है और आविष्कारक हैं, तो उनको ये मिला है। ये अवार्ड उनको मिला है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। अच्छा, कई सारे आविष्कार उन्होंने किए हुए हैं, 250 से ज़्यादा पेटेंट उनके नाम पे दर्ज हैं, ओके। और अभी वो न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं और एक वर्चुअल सेरेमनी हुआ, अवार्ड सेरेमनी हुआ, उसी दौरान ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? तो न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएशन के द्वारा। हर साल ये दिया जाता है और एक इम्पॉर्टेंट ये प्राइज माना जाता है, ठीक है। राजीव जोशी जो है IIT मुंबई से पढ़े थे, बाद में वो अमेरिका चले गए और वहीं पर वो बस गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रेसलर और नेटफ्लिक्स स्टार हाना किमोरा का निधन हुआ है 23 मई 2020 को। तो किस देश की खिलाड़ी थी? आंसर होगा जापान, ओके। मात्र 22 साल की थी और 2016 में जापान प्रो रेसलिंग जूनियर प्लेट में अपना पहला खिताब जीता था और 2019 में वो वर्ल्ड वंडर रिंग स्टारडम में शामिल हो गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 मई, ओके। जो गुमशुदा बच्चे हैं उसके बारे में जो है जागरूकता पैदा करना और कैसे बच्चों को वापस लाया जाए और गुमशुदा होने से कैसे बचाया जाए, इन सब की अवेयरनेस के लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 27 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि होती है आज के दिन? आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। देखिए, 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का निधन हो गया था।
उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को, ओके, प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था। ठीक है, कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी, वो भी आप ध्यान रखना क्योंकि एग्जामिनेशन में बुक्स के बारे में क्वेश्चन अक्सर आता है। तो उनकी बुक्स थी पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये 1929 में उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा बुक थी विश्व इतिहास की झलक, इंग्लिश वर्जन का नाम था ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, 2 खंडों में था, 1933 में आई थी। अगली बुक है मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी, ओके, वो 1936 में आई थी। अगली जो बुक है वो भारत की खोज, ओके, हिंदुस्तान की कहानी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये 1945 में ये बुक आई थी। इसके अलावा राजनीति से दूर, अगली बुक थी इतिहास के महापुरुष, और एक और बुक थी राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी पर लिखी गई थी वो बुक। अगला क्वेश्चन है टेनिस खिलाड़ी जेमी हॉप्टन ने 24 मई को संन्यास लेने की घोषणा की, तो किस देश से हैं? आंसर होगा यूएसए, ओके। प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और दुनिया के 24वीं रैंक की खिलाड़ी हैं, 30 ईयर उनकी उम्र है, और जेमी ने 5 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन खिताब अपने नाम किए हुए थे, और 5 साल से वो चोट से काफ़ी जूझ रही थी। आखिरी मैच उन्होंने खेला था जुलाई 2019 में, और लगातार वो चोट की वजह से बहुत तनाव में थी, तो आखिरकार उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा जरूर बताना, और इसका पीडीएफ मेरे बगल में लिंक आ गया है, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। अच्छा, कल कुछ लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही थी, तो आप कल वाला वीडियो देख कर डाउनलोड कर सकते हो उसका पीडीएफ, ओके। आज वाला तो मेरे बगल में लिंक है ही।